हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और आज ट्रांजिस्टर का लेक्चर 4 मैं अपलोड कर रहा हूं आप लोग के सामने। और आज का हमारा टॉपिक आप देख रहे हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। दिख रहा है आपको। ये टॉपिक अभी तक के जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं सभी पे आधारित होगा और ये अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांजिस्टर के तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। ये टॉपिक आपके एकेडमिक और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज हम किसको कॉमन रखने वाले हैं, इमीटर को कॉमन रखने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर से मैं एक पेज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। हाँ, दिस इज लेक्चर 3। ध्यान दीजिए, इमीटर क्या होगा, कॉमन रहेगा। तो सवाल ये है इनपुट क्या रहेगा और आउटपुट क्या रहेगा। और उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, कभी भी कलेक्टर से इनपुट नहीं लेते हैं। तो इनपुट किससे लेंगे, बेस से लेंगे। आउटपुट किससे लेंगे, कलेक्टर से लेंगे। तो क्लियर हो गया, इमीटर कॉमन, बेस से इनपुट, कलेक्टर से आउटपुट। ओके, तो बनाया जल्दी से। और आज इससे पहले जितनी बार भी मैंने आपको पढ़ाया मैंने यूज किया हमेशा पीएनपी। आज थोड़ा सा हम अपना हाथ साफ करेंगे एनपीएन पे भी। तो मैं पहले ड्रॉ करता हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, इसको मैं थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। उसका रीजन आप बताएंगे क्या। जी हाँ, हमें इमीटर को कॉमन रखना है, बेस से इनपुट लेना है, कलेक्टर से आउटपुट लेना है। बन गया हमारा इमीटर कॉमन। आपको पता है सिंबल से ये हमारा क्या है, दिस इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर। दिस इज एन। ओके, एरो की डायरेक्शन क्लियर कर रही है। दिस इज इमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। ओके, अब हमें तीनों कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करनी है, एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिव मोड से। ये P है, ये N है। बेस इमीटर जंक्शन को, एक्टिव मोड की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव मोड में क्या होता है, पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस। पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस, P को फॉरवर्ड करने के लिए पॉजिटिव से, N को रिवर्स करने के लिए निगेटिव से, ठीक है। बेस का एक रेजिस्टेंस भी हम ले लिए, RB से शो कर रहा हूं मैं। दिस इज VBB। ये हो गया आपका पहला जंक्शन। उसके बाद इस जंक्शन की बात करें हम, ये जंक्शन क्या करना है, रिवर्स करना है। और यहाँ पे N और N है, ठीक। अब आप सोच रहे हैं कि सर अब मैं क्या करूं, N और N के बीच में क्या कलेक्ट करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं जिसको बोलते हैं सेप कॉन्सेप्ट। खाने वाला सेब नहीं, कलेक्टर इमीटर बेस। VCE प्लस VEB प्लस VBC का मान जो होता है 0 होता है। क्या होता है, VCE ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज। अगर इस जंक्शन के क्रॉस हम KVL लगाते हैं तो सभी वोल्टेज का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो पहले मैं सर्किट बना देता हूं और फिर मैं जस्टिफाई भी कर देता हूं। इसे आप ऐसे दिखाएंगे, कुछ कलेक्टर को पॉजिटिवली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीटर। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूं, सर ऐसा क्यों कर दिया। सपोज ये क्या है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, अगर ये 5 वोल्ट है सपोज और ये 6 वोल्ट है, तो रखिए VCE, CE क्या है, कलेक्टर टू इमीटर 6, VEB बेस टू मीटर 5 वोल्ट, तो इमीटर टू बेस दैट इज -5 प्लस VBC का मान कितना आ गया, निकालिए। VBC का मान आ गया -1 वोल्ट। और यानी कि VCB का मान क्या हो गया, 1 वोल्ट। यानी कि कलेक्टर का वोल्टेज बेस से क्या है, ज्यादा है। कलेक्टर क्या है, N, बेस क्या है, P। कलेक्टर N बेस P, यहाँ का पोटेंशियल इससे ज्यादा, यानी कि ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये रिवर्स बायस, ठीक है। तो ये बन गई आपकी सर्किटरी। तो सिंपल सही है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। ये कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट जो है आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमेशा सहायक होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी चर्चा अभी भी की। तो इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज क्या होता है, 0। किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, सारे वोल्टेजेस का सम क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो ये सर्किट बनाने में कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं एक्टिव मोड की।
और आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, हमारे सेकेंड लेक्चर में हमने 2 ही इक्वेशन डिराइव की थी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, ध्यान दीजिएगा। क्या? इमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ओके। और आईसी, जो इसमें आईसी जा रही थी, वो आईसी मेजॉरिटी प्लस आईसीओ माइनॉरिटी, ये जो करंट यहां पहुंची थी और रिवर्स बायस की वजह से जो करंट थी, उन दोनों का सम था, ओके। जितना भी देखिए, दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। मैंने सेकंड लेक्चर में ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर डिस्कस किया था, वो नहीं चेंज होने वाला है। कॉमन बेस हो, कॉमन इमीटर हो या कॉमन कलेक्टर हो, हम बस इनपुट्स चेंज कर रहे हैं। बेसिक जो अंदर क्या होना है, इमीटर से कलेक्टर में जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से अगर फॉरवर्ड बायस से क्या होगा, इमीटर से कलेक्टर में करंट जाएगी और रिवर्स के बायस में एक सैचुरेशन करंट बहेगी। वो इक्वेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली हैं। तो ये 2 इक्वेशन हमारी बेस इक्वेशन है। क्या? आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, और आईसी जो है आईसी मेजॉरिटी और आईसीओ माइनॉरिटी से मिल के बना है, ओके। तो हम आगे मूव करते हैं। तो हमारे एक्टिव मोड में मैं इक्वेशंस को तुरंत लिख लेता हूं, वेट अ मिनट। तो मैंने लिख लिया कि आईसी इक्वल टू क्या था, आईसी मेजॉरिटी यानी कि अल्फा आई प्लस आईसीओ, दिख रहा है आपको क्लियरली? अल्फा क्या था? कॉमन बेस का करंट गेन। मैं अल्फा का डिफाइन कर रहा हूं। अल्फा क्या था? कॉमन बेस में आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इसको। अब देखिए, आज ये हमारा आई है, दिस इज आईसी एंड दिस इज आईबी। आज हमें रिलेशनशिप चाहिए एम्पलीफिकेशन के लिए, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होता है? आईसी अपॉन आईबी। इस टर्म को हम एक नया टर्म देते हैं, दैट इज बीटा। क्या कहते हैं? बीटा। बीटा क्या है? कॉमन इमीटर करंट गेन। ध्यान दीजिएगा, बीटा को बोलते हैं कॉमन इमीटर करंट गेन। जैसे अल्फा क्या था? कॉमन बेस। जब बेस कॉमन था तो कलेक्टर आउटपुट, इमीटर इनपुट, आईसी अपॉन ई। वैसे बीटा क्या होता है? कॉमन इमीटर करंट गेन, ओके। तो आज जो हम इस इक्वेशन से डिराइव करेंगे, हमें क्या चाहिए? ध्यान दीजिए, हमें आई नहीं चाहिए, हमें आईसी और आईबी के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। और हमारे पास एक इक्वेशन और है, आई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। हम क्या कर सकते हैं, यहां पे आईसी है या आईसीओ है, हमें आईबी के टर्म रिलेशनशिप चाहिए। तो हम क्या करें, आई को रिप्लेस कर दें आईबी प्लस आईसी से। तो देखिए, आईसी इक्वल टू हो गया अल्फा टाइम्स आईबी प्लस आईसी ब्रैकेट में आईसीओ, ओके। आईसी को हम पक्षांतर कर लें, इस साइड लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, यहां हो गया अल्फा आईबी प्लस आईसीओ। इतना समझ में आ रहा होगा आपको? अरे अल्फा आईबी छोड़ दिया, अल्फा आईसी को इधर लेते आया, ठीक। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज पे। देखिएगा, डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आईसी क्या आ गया, हम 1 माइनस अल्फा से भाग दे दें तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आईबी प्लस आईसीओ अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन निकल के आया, दिख रहा है? हम कहां से लेके चले, वही 2 इक्वेशन जो हमारे हमेशा यूज होते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमें चाहिए था आईबी और आईसी के रिलेशनशिप में, तो आई को रिप्लेस कर दिया आईबी प्लस आईसी से, और ये इक्वेशन निकल के यहां पे देखिए आईसी अब किसके टर्म में आ गया, आईसी इज अ फंक्शन ऑफ आईबी एंड आईसीओ। इससे पहले क्या, जब कॉमन बेस पढ़े थे, आईसी इज अ फंक्शन ऑफ आई एंड आईसीओ, ओके। यहां पे ये जो आपका टर्म है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसी को बोलते हैं बीटा, ठीक। और बीटा को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, आईसी अपॉन आईबी। ये जो इक्वेशन है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं, या एग्जाम में ड्राइव करने को दे देगा कि अल्फा और बीटा में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लेक्चर के लास्ट में एक और तरीके से संबंध ज्ञात करेंगे इन दोनों इक्वेशंस के मदद से, ठीक। तो अभी अगर मैं इसको बीटा से रिप्लेस कर दूं,
और यहां पे 1/1 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बीटा। तो IC आ गया बीटा टाइम्स IB प्लस, आप सॉल्व कर दीजिएगा, इसमें +1 ऐड कर दें हम तो 1 देखिए यहां से करता हूं मैं, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा में +1 ऐड कर दिया तो यहाँ क्या हो गया, बीटा +1, 1 माइनस अल्फा ऊपर गया प्लस अल्फा अल्फा कट गया, 1/1 माइनस अल्फा को लिख सकते हैं बीटा +1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ICO 1 प्लस बीटा, साफ से लिख दें तो IC इक्वल टू आ गया बीटा टाइम्स IB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ICO। ठीक है, क्योंकि ICO की वैल्यू क्या होती है, माइक्रो एम्पियर में, नैनो एम्पियर में होती है। ठीक है, कम होती है, इसीलिए हम IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा टाइम्स IB भी लिख सकते हैं। दिस इज एक्चुअल वैल्यू, दिस इज ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू। ओके, कोई दिक्कत? फिर से देखिए, हम अभी एक्टिव मोड में कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। ठीक, डेरिवेशन को ध्यान देखिए, मैं इसका PDF बना के आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए, आप अपना पूरा फोकस रखिए समझने पे। ओके, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और लास्ट लेक्चर में एक कंसेप्ट हमने और छोड़ दिया था, अर्ली इफेक्ट। बड़ा आसान सा इफेक्ट है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था, अर्ली इफेक्ट, बस ग्राफ बताया था। देखिए, जब कॉमन बेस का आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तो मैंने ये देखिए ये ग्राफ कैसे बताया था कि जब हम VBE बढ़ाएंगे तो ग्राफ हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करता है, और रीजन मैंने लिख के छोड़ दिया था अर्ली इफेक्ट। आइए थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत आसान सी बात है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों VBE बढ़ाने पे आई हो जा रहा है, और अर्ली इफेक्ट अभी यहाँ भी यूज होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं अर्ली इफेक्ट क्या है। ये हमारा ट्रांजिस्टर था, ओके, ये फॉरवर्ड बायस था, ये रिवर्स बायस था, और क्या पता था आपको, यहां की डिप्लीशन रीजन पतली थी, दिख रहा है, और यहां की डिप्लीशन रीजन रिवर्स बायस की वजह से क्या थी, मोटी थी, चौड़ी थी। याद आ रहा है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन पतली और रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन थोड़ी थिक होती है। ओके, ये बेस था, इमीटर एंड कलेक्टर। अब देखिए VBC की बात करें हम, अगर बेस कलेक्टर के इस वोल्टेज को हम और बढ़ाएं, देखो P N P, तो क्या होगा, ये विड्थ और चौड़ी होगी, और बढ़ाएं तो ये विड्थ क्या होगी, और चौड़ी होगी। ये विड्थ चौड़े होने से क्या हो रहा है, बेस का जो रीजन था, बेस इतना बड़ा था, दिख रहा है, विड्थ के चौड़े होने से जो बेस का रीजन है वो घटते चला जाता है, घटते चला जाता है। यानी कि बेस की जो लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बेस की लेंथ डिक्रीज होने से इस बेस में जो इमीटर करंट जा रही है, जो रिकम्बिनेशन हो रहा है, वो रिकम्बिनेशन क्या होगा, कम होगा। जब रिकम्बिनेशन कम होगा तो बेस करंट भी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, I इक्वल टू क्या था, IB प्लस IC। जब बेस करंट कम होगी तो कलेक्टर करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां से मैंने बताया ना, 100 चले, 5 यहां गए, 95 इधर चले गए। 100 चले, अब 2 ही इधर गए, 97 इधर चले गए। 100 गए, 1 ही इधर गया, 99 इधर चले गए। ओके, तो इसी को बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। क्या, इसको एक और नाम देते हैं, कंपटीशन पॉइंट में जान लीजिए, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। बेस की विड्थ क्या हो रही है, मॉड्यूलेट हो रही है। वो किस पर डिपेंड कर रही है, रिवर्स बायस के वोल्टेज से। तो मैं क्या समझाऊं, अगर रिवर्स बायस का वोल्टेज आप बढ़ाएंगे, रिवर्स बायस वोल्टेज को अगर आप बढ़ाएंगे तो बेस करंट क्या होगी, घटेगी, IC बढ़ेगा। तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इक्वल टू IC अपॉन IB। ये बढ़ेगा, ये घटेगा, तो अल्फा क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इज द मेन फैक्ट। ठीक, अब यहां देख लीजिए, आप समझ लीजिए, बड़ा इजी हो गया। रिवर्स बायस का वोल्टेज था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में, कॉमन बेस की बात कर रहा हूं,
तो वीबी बढ़ाने से क्या होता है, आईसी बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा। देख रहे हैं, CB2 का मान CB1 से ज्यादा है तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड। कॉमन बेस का था ये। ओके, क्योंकि भाई आईसी बढ़ रहा है, आईसी बढ़ेगा इफेक्टिवली। अब आई क्यों बढ़ता है, इसका दो रीजन है। एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग ईसीडी में, अभी इसको लीव करते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो इमीटर करंट जा रही है, ठीक है, ये लेंथ क्या है, लेंथ कम हो रही है, लेंथ कम हो रहा है तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन अगर को पीस दिखाएं अपॉन लेंथ, तो जब लेंथ कम होती है तो भी आई बढ़ता है। ये फॉर्मूला बीटेक में है, ठीक है, डिप्लोमा में ये फॉर्मूला नहीं है। तो बस कंक्लूजन कितना जानना है कि अगर रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या क्या बढ़ेगा, आईसी बढ़ता है, अल्फा बढ़ता है, आई बढ़ता है। ये तीन कंसेप्ट याद रखिए, ठीक है, तो आपको ग्राफ रटना नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं एक्टिव मोड की, हमने बात शुरू की थी। देखिए एक बार कंक्लूड करता हूं मैं एक्टिव मोड को। एक्टिव मोड की सर्किटरी बनाना आपको आ गया। ओके, फिर एक्टिव मोड में हमने क्या किया, बायसिंग दिखा दी स्टेप कॉन्सेप्ट से। उसके बाद क्या किया, आईसी इक्वल टू अल्फा आई से लेके चले और हम एक फॉर्मूला ड्राइव किए, क्या, आईसी इक्वल टू बीटा आई बी 1 प्लस बीटा आईसीयू। यहां से क्या देख रहे हो कि आईसी जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है, आईबी पे। आईबी बढ़ाओगे आईसी बढ़ेगी, सॉरी आईसी डिपेंडेंट ऑन आईबी। वेट, दूसरा हमने क्या देखा, अगर आप रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाओगे तो भी क्या होगा, आईसी का मान बढ़ता है। ओके, अब हम आते हैं सीधे कैरेक्टरिस्टिक पे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, किसकी, कॉमन एमिटर की। देखिए मेरे साथ पढ़ना तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, ठीक। अब मैंने आपको रटने से बचने के लिए बताया था कि कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक बनती है। देखिए ये एक फंक्शन बताया था कि अगर ट्रांजिस्टर को हम टू पोर्ट नेटवर्क की तरह देखें तो V1 इज अ फंक्शन ऑफ I1 इन V2, ओके, एंड I2 इज अ फंक्शन ऑफ I1 V2, ओके। तो अगर हम कॉमन एमिटर की बात करें तो V1 क्या है, हमारा इनपुट क्या है, जल्दी से देखिए आप, दिख रहा है आज का डायग्राम। तो अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम, ठीक है, ये उस टॉपिक का तो ऐसे है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक V1 मतलब बेस इमीटर वोल्टेज, दिख रहा है। तो VBE इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, I1 V2, I1 मतलब बेस करंट, IB और V2 आउटपुट वोल्टेज VCE, ठीक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, I2 बोले तो आउटपुट करंट IC इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट करंट IB एंड VC। एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया क्या हमने, नहीं एकदम सही है। I1 V2 यहाँ पे I1 I2 आता है, ठीक, कोई दिक्कत। तो इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट आउटपुट वोल्टेज। थोड़ा सा इस पहले लेक्चर में लोगों को कंफ्यूजन हुआ था इस टॉपिक पे, मैं एक बार फिर से जाऊं। दिस इज द मेन कंसेप्ट हाइब्रिड पैरामीटर का, ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, VB इज अ फंक्शन ऑफ IBVC और आउटपुट के लिए IC इज अ फंक्शन ऑफ IBVC। तो आउटपुट के लिए क्या करेंगे हम, आउटपुट के लिए हम ग्राफ खींचेंगे किसके बीच में, IC और VC के बीच में, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में खींचेंगे और किसको वैरी करेंगे, किसको कांस्टेंट रखेंगे, सॉरी IB को।
कोई दिक्कत? देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए, जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो हम V1 I1 के बीच में ग्राफ रखेंगे और V2 को कांस्टेंट रखेंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो I2 V2 के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे और I1 को कांस्टेंट करेंगे। हाइब्रिड मतलब मिक्स, पहले वाले में वोल्टेज को कांस्टेंट रखा और दूसरे वाले में करंट को कांस्टेंट रखा, इसी को तो बोलते हैं हाइब्रिड, दैट इज H। ओके, तो काम ही खत्म हो गया। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है हमें, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, तो IC इज अ फंक्शन ऑफ IB कॉमा VC। बस इतनी ही बात समझानी थी। ओके, तो जल्दी से हम ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ में आप काफी कुछ जान चुके हैं, ठीक। तो यहां पे रख दिया IC किस में रहता है? लगभग मिली एम्पियर में। VC, ग्राफ मैं पहले सही से ड्रॉ करता हूं। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी ये जो ग्राफ है ना, एकदम सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा स्लैंट होते जाएगा, तिरछा होगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगा? तिरछा होगा। देख रहा है? कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते समय हमारा ग्राफ एकदम पैरेलल था लगभग, लेकिन आज हमने जो ग्राफ खींचा है वो क्या है? IB की डिफरेंट वैल्यूज के लिए IB इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर, IB इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर। ओके, ये रीजन क्या था बताइए? आप तो याद हो गया होगा, अगर थर्ड लेक्चर आप क्लियर देखे होंगे तो। सैचुरेशन, ये रीजन क्या था? कट ऑफ। अब एक्सप्लेन करता हूं। और इस रीजन को हमने नाम दिया था व्हाट? इस रीजन को हमने नाम दिया था एक्टिव रीजन। ठीक, तो कॉमन बेस और कॉमन इमिटर कैरेक्टरिस्टिक बनाते समय स्टूडेंट्स ये जरूर ध्यान रखें कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो पैरेलल टू दिस एक्सिस नहीं होगी, वो थोड़ा सा स्लैंट होगी। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्यों? वहां पे क्या था? वहां IC इक्वल टू अल्फा IE था, यहां पे क्या है? IC इक्वल टू बीटा IB है। आखिर ऐसा क्या हो गया? देखिए, मैंने बताया था, अब समझिए बात को। आज मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको अर्ली इफेक्ट का। देखते हैं अर्ली इफेक्ट में क्या होता है। जब भी हम आउटपुट वोल्टेज, रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होगा? IC बढ़ेगा। ओके, अल्फा भी बढ़ेगा। तो मैं बता दूं, देखिए अल्फा की वैल्यू उस दिन क्या बताई थी? अल्फा की वैल्यू होती है 0.98। ओके, तो अर्ली इफेक्ट की वजह से अल्फा तो बढ़ता है 0.98 से लगभग 0.985। अब बीटा का, हाँ स्टूडेंट देखिए, तो अर्ली इफेक्ट की वजह से अल्फा का मान बढ़ेगा। अल्फा 0.98 से 0.985, ये लगभग कितना है? ये 0.5% ही बढ़ता है। इसीलिए वो कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? एकदम कांस्टेंट थी। लेकिन अब आपके पास फॉर्मूला है, बीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, एक बार अल्फा का मान नहीं रखिए और एक बार अल्फा का मान नहीं रखिए। इसके लिए मान आएगा लगभग 49 के बराबर और इस अल्फा के लिए बीटा का मान आएगा, आप कैलकुलेट करके देखते हैं, लगभग 66 के बराबर। इसमें चेंज कितना हुआ? 34% का। ये मैं निकाल के रखा हूं, आप भी निकाल के दिखेगा, ठीक है। तो अर्ली इफेक्ट की वजह से जब भी रिवर्स बायस का वोल्टेज चेंज करते हैं तो अल्फा में तो स्लाइड चेंज होता है, लेकिन बीटा में लार्ज चेंज होता है। और बीटा का मतलब क्या हो गया? IC इक्वल टू बीटा IB, यानी कि IB क्या हो रहा है? IB की डिफरेंट वैल्यू के लिए बीटा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसकी वजह से? ड्यू टू अर्ली इफेक्ट। और इसीलिए ये कांस्टेंट ना रहे के थोड़ा सा क्या रहेंगे? तिरछा। VC जैसे से बढ़ाते जाएंगे, IC का मान कांस्टेंट ना रहेगा, क्या IC का मान बढ़ते जाएगा। बीटा की कांस्टेंट वैल्यू के लिए ध्यान सुनिए, बीटा की कांस्टेंट वैल्यू के लिए
आईसी का मान अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और किस कारण, अर्ली इफेक्ट के कारण। यहां पे खत्म हुआ आपका एक्टिव रीजन। ओके, अभी हमें दो रीजन और एक्सप्लेन करने हैं, कट ऑफ और सेचुरेशन। ठीक, तो एक्टिव रीजन में हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया। एक्टिव रीजन में हमने आपको डायग्राम बनाना सिखा दिया। एक्टिव रीजन में हम एक रिलेशनशिप लेके आए, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी प्लस 1 प्लस बीटा आईसीओ। ओके, बीटा का इंट्रोडक्शन करा दिया, अल्फा बीटा में रिलेशनशिप ड्रॉ हो गई, और अर्ली इफेक्ट की वजह से, कॉन्सेप्ट की वजह से हम आपको ग्राफ समझाने में सक्षम हो पाए। ओके, अभी हम फिर अब चलते हैं किस पे, सेचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। इसमें सबसे पहले हम खत्म करते हैं कट ऑफ रीजन। ओके, नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्योंकि ये पेज आपको बार बार आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, समझ लेंगे तो एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही आसान रहेगा। वेट अ मिनट, दिख रहा होगा आपको, कट ऑफ रीजन। अब आप याद कीजिए, कट ऑफ रीजन में वहां क्या था, या कहीं भी क्या था, कट ऑफ रीजन में दोनों जंक्शन होते हैं हमारे रिवर्स बायस। तो हम जो पहला जंक्शन है उसको भी क्या कर देंगे, रिवर्स बायस। तो उसके लिए क्या कंडीशन था, याद कीजिए, कॉमन बेस में आई इक्वल टू क्या करते थे आप, 0 करते थे। ओके, और आईसी आपका आया था आईसीओ के बराबर। एक्चुअली कट ऑफ का तो मेन कंडीशन क्या होता है, अगर आपका ट्रांजिस्टर है, ध्यान दीजिए, अगर आपका ट्रांजिस्टर है तो क्या होना, ये जो वोल्टेज है, अगर ये एन है, ये पी है, ये एन है, ठीक, तो ये वोल्टेज जो अभी एक्टिव में फॉरवर्ड बायस था, कट ऑफ में क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। भले थोड़ा सा ही रिवर्स हो, स्लाइटली रिवर्स हो, लेकिन ये क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस। यानी कि ये जो आपका वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस। ठीक, और रिवर्स बायस के लिए एक कंडीशन और आएगी कि आप आईवी को क्या करेंगे, लगभग 0 करेंगे। तो देखिए, जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था, ध्यान दीजिए, इमीटर था, बेस था, कलेक्टर था, वहां पे आप इमीटर ओपन करते थे, तब बेस, कलेक्टर टू बेस एक करंट बहती थी जिसको आप नाम देते थे ICBO। अभी आप क्या करेंगे, बेस को ओपन करेंगे। जब बेस को ओपन करेंगे तो मैं आपको दिखा दूं इक्वेशन क्या आई थी एक्टिव मोड में, IC इक्वल टू अल्फा वाला लिख दिया मैंने, एक मिनट रुक जाइए, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICO 1 प्लस बीटा, या IC इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICO 1 माइनस अल्फा। ये दो इक्वेशन थी। व्हेन IB इक्वल टू 0, व्हेन IB इक्वल टू क्या है, 0, तो IC बन जाता है ICEO, और इसकी वैल्यू आती है ICO या ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये ICO क्या था, याद कीजिए, उसमें ICO को मैंने ICBO नाम दिया था कॉमन बेस के लिए। ओके, अब देख रहे हैं ये क्या था, कलेक्टर टू बेस व्हेन इमीटर ओपन। ये क्या है, कलेक्टर टू इमीटर व्हेन बेस ओपन। ठीक, अब एक चीज और बता दूं, अब अल्फा की वैल्यू 0.98 रखेंगे तो ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा आ जाएगा, 50 टाइम्स ICBO। दिख रहा है, यानी कि कॉमन बेस में जो सैचुरेशन करंट थी उसका लगभग 50 गुना क्या होता है, कॉमन इमीटर के सैचुरेशन करंट ज्यादा होती है। यहां भी देखिए, अगर बीटा का मान 49 रखते हैं और IB को 0 करते हैं तो भी 49 प्लस 1 50 आ जाता है। ओके, तो एक चीज और आप सावधानी बरतेंगे ग्राफ बनाते समय, वेट अ मिनट, ये जो रीजन है आपका, ठीक है, जो आपने कट ऑफ दिखाया है, ठीक, ये रीजन जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन बेस और कॉमन इमीटर में ये रीजन ज्यादा ऊंचा दिखाते हैं, कॉमन बेस में जो ये रीजन है थोड़ा नीचा दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि ICO का मान जो है ICBO से ज्यादा होता है। समझ रहे हैं, अगर वो माइक्रो एम्पियर में है तो ये लगभग मिली एम्पियर टच करने वाली रहेगी। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। ओके, तो ICO क्या है, दिस इज ICO, कलेक्टर टू इमीटर व्हेन बेस इज, इसको दिखते ही ऐसे हैं, व्हेन IB इक्वल टू
0। तो कट ऑफ न्यूमेरिकल लगाते इसमें कट ऑफ की पहचान क्या है कि ये जो जंक्शन है, पहला जंक्शन, दूसरे तो रिवर्स होगा, ये जंक्शन क्या होगा हमारा, रिवर्स बायस होगा। ओके, तो आपका कट ऑफ भी क्लियर हो गया। तो इसी को जब आई बी इक्वल टू क्या था 0 एम्पियर, उसके नीचे का जो रीजन था वो क्या था, कट ऑफ। अब कॉमन इमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन सेचुरेशन दिख रहा है। VCE को कम करते 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 एक वैल्यू मैं लिख रहा हूं, VCE इक्वल टू 0.2 वोल्ट। दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इसको यूज करेंगे हम, के बाद आ जाता है सेचुरेशन। अच्छा, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था इससे पहले लेक्चर में कि ये क्यों आके 0 हो जा रहा है, ठीक है, वो आप वहां से रेफर कर लीजिएगा। यहां पे हम कुछ और चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये सारा क्यों आके 0 हो जा रहा है, क्यों आईसी का मान आके 0 हो जा रहा है, ठीक। तो आज फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी सेचुरेशन रीजन, और यहाँ पे ये टॉपिक हम क्लोज करेंगे सेचुरेशन पढ़ के, ठीक है। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सेचुरेशन रीजन की पहचान क्या है, दोनों जो जंक्शन हैं वो क्या होने चाहिए, फॉरवर्ड बायस। सेचुरेशन रीजन की पहचान क्या है, दोनों जंक्शन जो है आपके फॉरवर्ड बायस। तो अब देख रहे हैं मैंने सर्किट बना दी है, ठीक है। अब सेचुरेशन रीजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दोनों जंक्शन, हमारा इमीटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर जंक्शन भी क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। ओके, एक्टिव में क्या था, ये रिवर्स बायस था। तो अभी देखते हैं कि कैसे ये जंक्शन हमारा, कौन सा, ये जंक्शन VBC, हमने जब एक्टिव का डायग्राम बनाया तो हमने क्या प्रूव करके दिखाया कि कैसे ये जंक्शन हमारा क्या था, रिवर्स बायस था। अभी देखिए हम क्या करें कि ये जंक्शन हमारा क्या हो जाए, फॉरवर्ड बायस हो जाए। तो फिर आपको पेज 1 की तरफ ले चलता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया था ना, कलेक्टर टू बेस का वोल्टेज क्या आ रहा था, प्लस में आ रहा था। अब ऐसा क्या करें कि ये क्या हो जाए, VCB एक्टिव। ध्यान दीजिए, एक्टिव में क्या था, ये जंक्शन हमें रिवर्स बायस चाहिए था, लेकिन सेचुरेशन में इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करें, ठीक। तो मैंने फिर से आपको PDF में दिक्कत ना हो, ठीक है, मैं फिर से डायग्राम बना दिया है। देखिए अब ये जो जंक्शन हमारा रिवर्स बायस है, उसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं, किसको, VB और RB, ये हमारा रेजिस्टेंस है ना RB, इन दोनों के एडजस्टमेंट से इस जंक्शन को हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, VB बढ़ाएंगे। जब VB बढ़ाएंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा, IB बढ़ेगा। देखते आइए, जब IB बढ़ेगा तो IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB, तो उससे क्या बढ़ेगा, IC बढ़ेगा। ओके, अब ये वोल्टेज जो है, अगर आप इसमें KVL लगाइए बच्चों, KVL लगाओगे तो VCE इक्वल टू आता है VCC माइनस ICRC। लगा के देख लो, सिंपल था। अब आप तो माहिर हो गए KVL लगाने में। KVL लगा दूं, इधर चलते हैं हम, माइनस VCC प्लस ICRC प्लस VCE इक्वल टू 0। अगर हम ऐसे चलते हैं तो यहां से चले और यहां आ गए, दिख रहा है। इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यानी कि IC क्या आ गया, IC आ गया VCC माइनस VCE अपॉन RC। ओके, अब ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में हो, इसके लिए इसको बढ़ाते जाते हैं। जब IC बढ़ाते हैं तो तुम्हारा VCE बढ़ते बढ़ते ये क्या होता है, VCE सेचुरेशन बराबर होता है। और मैंने ग्राफ ड्रॉ करते समय दिखाया था कि VCE सेट की वैल्यू कितनी, लगभग 0.2 वोल्ट। तो VCE सेट, अगर ट्रांजिस्टर हमारा सेचुरेशन में जाता है, अब सेचुरेशन में, तो VCE सेट का मान कितना आता है, 0.2 वोल्ट। तो जब VCE सेट होता है तो IC को बोलते हैं IC सेट, ठीक। तो अगर VCE सिलिकॉन से बना है, 0.2 के आसपास पहुंच गया, अरे देखिए ना IC बढ़ रही है तो VC क्या है, घट रहा है। हमने यहाँ का वोल्टेज बढ़ाया, IB बढ़ा, IB बढ़ने से IC बढ़ा, IC बढ़ते थे IC बढ़ने से VC क्या हो गया, घट गया। तो VC सेट का मान क्या आता है, 0.2 वोल्ट। तो IC सेट क्या होगा, VCC माइनस 0.2 वोल्ट अपॉन
RC। ओके, अब फिर से आप स्टेप लगा के चेक कर लीजिए, मैं दिखा देता हूं। स्टेप मतलब क्या, VCE प्लस VEB प्लस VBC इक्वल टू 0। VCE क्या था 0.2, VBE PN जंक्शन डायोड 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है, तो ये हो गया। VEB क्या हो गया, प्लस ना होके माइनस 0.7 प्लस VBC इक्वल टू 0, तो VBC का मान क्या आ गया, अब ये आ गया 7 में से 2 गया माइनस 0.5 वोल्ट। जब एक्टिव की बात कर रहे थे, एक मिनट कुछ गड़बड़ी किया उन्हें, CE EB BC चलिए प्लस आएगा, तो VCB क्या आ गया, VCB आ गया माइनस 0.5 वोल्ट। अरे ठीक है, VBC प्लस में है। अब देखिए एक्टिव में VCB क्या आया था, पॉजिटिव आया था, सेचुरेशन में VCB क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि ये जो जंक्शन है हमारा क्या हो गया, अब फॉरवर्ड बायस हो गया। और वैसे देखिए ना, NPN कलेक्टर टू बेस वोल्टेज नेगेटिव, यानी कि बेस टू कलेक्टर वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, बेस क्या है PN, बेस का वोल्टेज कलेक्टर से ज्यादा है, यानी कि ये जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड। और सेचुरेशन में क्या चाहिए, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड चाहिए। ओके, तो हमेशा सवाल लगाते समय या करते समय आप क्या चेक करते हो, हमेशा VCE का मान निकालते हो। अगर VCE का मान 0.2 या उससे कम आता है तो ट्रांजिस्टर क्या है, कुछ नहीं कहा है तो सेचुरेशन में है, ठीक। और अगर VC सेट है तो आप तुरंत क्या करते हो, IC सेट कैलकुलेट करते हो। ओके, एक और चीज मैं बता दूं कि केवल इसी से काम नहीं चलता है, IB को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो IB बढ़ाते बढ़ाते IC बढ़ रहा है ना, तो IB भी क्या होना चाहिए, IB भी एक IB मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए। किसके लिए, फॉर ट्रांजिस्टर इन सेचुरेशन। ध्यान दीजिएगा, तो खाली IC से काम नहीं चलता है, क्योंकि आप यहां से कैलकुलेट कर लो, अगर इसमें KVL लगाओ इस लूप में, तो IB का मान, या KVL मत लगाओ सीधे, IB क्या होता है, IC अपॉन बीटा, और फॉर ट्रांजिस्टर इन सेचुरेशन IC हो जाता है IC सेट, तो IB का मान क्या हो गया, IC सेट अपॉन बीटा, और इसको बोलते हैं IB मिनिमम। जब आप IB का मान इस IB से बढ़ाते हो, यानी कि IB शुड बी ग्रेटर देन IB मिनिमम, तब क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर आता है सेचुरेशन में। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बीटा के टर्म में बात करूं, एक पेज और लूंगा, या इसी में दिखा देता हूं आपको। अगर बीटा को लिखें हम, तो बीटा क्या है, IC सेट अपॉन IB। IB एक IB मिनिमम से क्या होना चाहिए, जाता, तो बीटा भी क्या हो, बीटा का भी एक लिमिट होता है, इसको बोलते हैं बीटा फोर्स, जो क्या होता है, बीटा से कम होता है। पूरे पेज को मैं एक साथ देखूं क्या बताया हमने, सिचुएशन समझिए, दोनों जंक्शन क्या होने चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। ये तो फॉरवर्ड बायस था, ये क्या था, रिवर्स बायस था एक्टिव के लिए। इसके लिए हमने क्या किया, इसको फॉरवर्ड लाने के लिए क्या किया, IB को बढ़ाया। IB को बढ़ाने से क्या हुआ, IC बढ़ा, IC को बढ़ने से VCE का मान क्या हो गया, घट गया, और इन तीनों का सम क्या होता है, 0 होता है। तो ये जब ये घटा, तो ये जंक्शन जो रिवर्स था वो क्या हो गया, जाहिर सी बात है, यह प्लस ये 0 है, ये घटा तो इसका मान क्या हो गया, बढ़ गया। इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ सेचुरेशन। तो VCE की वैल्यू क्या होती है, एक VC सेट पे जाके सेट होती है। अगर VCE का मान इससे कम हुआ, ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा, सेचुरेशन में। तो फॉर VC सेट देयर इज अ IC सेट। तो ट्रांजिस्टर में सेचुरेशन रखने के लिए आपको दोनों फैक्टर्स का ध्यान रखना है। दोनों फैक्टर बोले तो IC सेट का भी और IB का, कि IC सेट होना चाहिए और IB का मान एक IB मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए। ओके, दिस इज द टोटल स्टोरी ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में इतना ही आएगा कि बेटा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दो, तो आप आराम से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हो।
दिख रहा है, किसके किसके बीच में ड्रॉ करना है वो भी क्लियर है, कैसा ड्रॉ करना है, कहाँ ड्रॉ करना है वो भी क्लियर है। कट ऑफ को IB इक्वल टू 0 से नीचे दिखाएंगे और ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, लगभग ICO के बराबर होगा। ठीक, एक्टिव में क्या करना है, डायग्राम थोड़ा स्लैंट करना है, तिरछा करना है और VCE को लगभग 0.2 तक लेके आना है। ओके, अब तुरंत हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ कर लेते हैं। 5 पेज नंबर, वेट अ मिनट, नया पेज लेते हैं और हम हेड डाल लीजिए फटाक से, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, हम चीजें क्लियर रहेंगी। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच होगा, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट करंट IB, इनपुट वोल्टेज VB और वैरी करते हैं आउटपुट करंट को। तो ये भी जैसा किसमें था, कॉमन बेस में, वैसा ही होगा। अब सवाल उठता है क्यों, जाहिर सी बात है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है तो आपको पता होगा कि IE क्या था, वो PN जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस था, तो IE भी क्या था, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। तो कॉमन बेस में ग्राफ कैसा आता है, ऐसा। जब IE का ग्राफ ऐसा आएगा तो IB भी तो याद कीजिए किस पर डिपेंड होता है, IE से तो मिलकर बना होता है। मैं क्या कह रहा हूं, कॉमन बेस का ग्राफ कैसा आता है, एक्सपोनेंशियल। तो जब IE एक्सपोनेंशियल है तो IB का भी बट नेचुरल ग्राफ कैसा आना चाहिए, IB, क्योंकि IB जो है IE का एक हिस्सा ही तो है, तो IE का ग्राफ भी ऐसा आएगा। लेकिन फॉर अ VCE, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या है, जब आप VCE का मान बढ़ाते हैं, जब आप VCE का मान बढ़ाते हैं तो ग्राफ लेफ्टवर्ड नहीं शिफ्ट होगा, ग्राफ बढ़ेगा राइटवर्ड। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जहां पे VCE 3 इज ग्रेटर देन VCE 2 इज ग्रेटर देन VCE 1। क्यों, सिंपल सा रीजन, अर्ली इफेक्ट। बताया तो था, अर्ली इफेक्ट में क्या है, जब रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बेस का एरिया कम हो जाएगा तो रिकम्बिनेशन क्या होगा, कम होगा। रिकम्बिनेशन कम होगा तो IB का मान क्या होता है, घटता है। देखिए ना पेज नंबर 2 पे, अर्ली इफेक्ट में जब रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये एरिया क्या हो गया, कम हो गया, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ गई, तो रिकम्बिनेशन कम होगा तो IB का मान घटेगा। और जब IB का मान घटेगा तो VC बढ़ाने पे IB का मान क्या है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होता है, राइटवर्ड। बहुत सी डिप्लोमा बुक में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों राइटवर्ड जाता है, क्यों फॉरवर्ड जाता है। दिस इज द ओनली रीजन, अर्ली इफेक्ट। ठीक, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करते समय आप एग्जाम में याद कर चले जाते हो, लेकिन ये दिखाना बहुत जरूरी है कि VCE 3 क्या है, VCE 2 और VCE 1 से बड़ा है। ठीक है, ओके, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन 5 नंबर आता है, अल्फा एंड बीटा के बीच में रिलेशनशिप बताइए। ठीक, कैसे ड्रॉ करना है देख लीजिए। I इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC। अल्फा क्या होता है बेटा, IC अपॉन IB। तो बीटा क्या होता है, IC अपॉन IB। तो किसको गायब कर दें, IC को, IC से डिवाइड कर दीजिए। I अपॉन IC, IB अपॉन IC प्लस 1। ओके, ये क्या हो गया, 1 अपॉन अल्फा, ये क्या हो गया, 1 अपॉन बीटा प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। ठीक, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या आता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इतना आप स्मार्ट हो, दिस इज द टॉपिक। एक बार खत्म हो गया, रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आज इस लेक्चर को हम समराइज करते हैं। तो मैं समराइज कर देता हूं। ट्रांजिस्टर, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिव मोड में पढ़े, सर्किट डायग्राम जाना, स्टेप कॉन्सेप्ट को जाना जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। कैसे ये पोलरिटी दिखाए वो भी मैंने आपको दिखा दिया। फिर वही 2 इक्वेशंस, IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICO और I इक्वल टू IB प्लस IC को लेके हमने क्या ड्राइव किया, एक इक्वेशन ड्राइव किया, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO। ठीक है, इसको अगर नेग्लेक्ट करें तो दिस इज अ रिलेशनशिप।
दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ग्राफ को समझने के लिए क्या जाना, अर्ली इफेक्ट, कि अगर रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो बेस का एरिया घटेगा, बेस का एरिया घटेगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा, बेस करंट घट जाएगी, बेस करंट कम हो जाएगी तो कलेक्टर करंट बढ़ जाएगी और अल्फा का मान भी बढ़ जाता है। ओके, और इसकी मदद से हमने ग्राफ ड्रॉ किया। दिस इज द पेज नंबर 3। ओके, एक्टिव रीजन का ग्राफ स्लैंट होगा अर्ली इफेक्ट के कारण। ओके, दिख रहा है ना, अल्फा में स्मॉल चेंज, लेकिन बीटा में क्या होता है, लार्ज चेंज 34%। ठीक है, तो ग्राफ हमारा स्लैंट रहता है। कट ऑफ रीजन में क्या जाना, व्हेन आई बी इक्वल टू 0, ICA इक्वल टू ICB अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहां पे आप ये भी जान गए कि कॉमन बेस के का जो रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है वो कॉमन इमीटर के रिवर्स सेचुरेशन से लगभग 50 गुना कम होता है। अगर ये माइक्रो एम्पियर में है तो ये लगभग मिली एम्पियर में जाएगा। तो ग्राफ बनाते समय आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो हाइट है थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, एकदम जीरो नहीं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा, सेचुरेशन रीजन। सेचुरेशन रीजन में क्या करना था, दोनों जंक्शन हमारे फॉरवर्ड बायस होने चाहिए थे। तो एक्टिव में क्या था, ये फॉरवर्ड था और ये रिवर्स था। तो इसके लिए हमने क्या किया, IB को बढ़ाया, IB को बढ़ाने से IC बढ़ा, IC को बढ़ाने से VC घट गया। जब ये वैल्यू घट गई और ये बढ़ गई तो ये जो जंक्शन हो गया अपने आप किसमें चला गया, फॉरवर्ड, और इसको हमने निकाल के भी दिखाया है। तो इसमें VC सैड का जिक्र हुआ, IC सैड का जिक्र हुआ। ठीक है, एक और जिक्र हुआ कि IB मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए सेचुरेशन के लिए। कभी भी न्यूमेरिकल लगाते समय ये चेक कर लें कि ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में है कि सेचुरेशन रीजन में है। ठीक है, और एक हमने बीटा फोर्स की बात की कि बीटा भी क्या होता है, नॉर्मल बीटा से कम होता है। ठीक, और लास्ट टॉपिक हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की, बहुत इजी थी। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक भी नॉर्मल फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह होगी, क्योंकि कॉमन बेस में हमने आपने समझा था कि पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस डायोड क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, और आई जब एक्सपोनेंशियल है तो IB IE से मिलके बना हुआ है, इसलिए ये भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। फर्क कितना है, अर्ली इफेक्ट के कारण जब आप VCE के डिफरेंट वैल्यूज के लिए निकालते हैं, VCE को बढ़ाएंगे तो IB का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ग्राफ आपका शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अल्फा और बीटा में रिलेशनशिप भी कवर किया। दिस इज द वे टू प्रूफ। ओके, थैंक यू। और मैं इसका एक PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसको अगर थोड़ी भी दिक्कत तो इसका प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख लें। ठीक है, मैंने काफी कोशिश की है चीजों को करने के लिए। कृपया अपना प्रॉपर फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें और इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।